एक सफाई कर्मी जिसने पूरी जिंदगी झाड़ू लगाई, वो अपनी मौत के वक्त 60 करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़ जाता है। और दूसरी तरफ हार्वर्ड से पढ़ा हुआ एक बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंकर जो हर महीने करोड़ों कमाता है, वो दिवालिया होकर सड़कों पर आ जाता है। पैसों की दुनिया में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अमीर बनना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितने बुद्धिमान हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आपका व्यवहार कैसा है। आज कहानी मॉर्गन होसेल की उस द साइकोलॉजी ऑफ मनी की, जो पैसों को देखने का आपका नज़रिया हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। नमस्कार दोस्तों, आज के इस ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। आज हम जिस किताब की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं, वो कोई साधारण फाइनेंस की किताब नहीं है। ये किताब आपको ये नहीं सिखाएगी कि किस स्टॉक में पैसा लगाना है या कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदना है। ये किताब आपको सिखाएगी कि जब आपके हाथ में पैसा आता है तो आपका दिमाग कैसे काम करता है। दोस्तों, हम सब बचपन से यही सुनते और पढ़ते आए हैं कि गणित, फिजिक्स या केमिस्ट्री की तरह फाइनेंस भी नियमों का खेल है। हमें लगता है कि जिसके पास जितनी ज़्यादा डिग्रियां होंगी, जो जितना बड़ा गणितज्ञ होगा, वो पैसों के मामले में उतना ही सफल होगा। लेकिन असली दुनिया ऐसी नहीं होती। असली दुनिया में कोई भी इंसान पैसों से जुड़े फैसले एक्सेल शीट देखकर नहीं लेता। वह फैसले लेता है अपने अनुभवों, अपने डर, अपने लालच, अपने अहंकार और अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर। यानी वित्तीय सफलता कोई फाइनेंस साइंस नहीं है, ये एक सॉफ्ट स्किल है, जहां ये मायने नहीं रखता कि आप कितना जानते हैं, बल्कि ये मायने रखता है कि आप व्यवहार कैसे करते हैं। इस बात को साबित करने के लिए लेखक दो असली कहानियां हमारे सामने रखते हैं। पहली कहानी है रोनाल्ड रीड की। रोनाल्ड रीड अमेरिका का एक बेहद साधारण इंसान था। उसने 25 सालों तक एक गैस स्टेशन पर गाड़ियों में पेट्रोल भरा और 17 सालों तक एक मॉल में झाड़ू पोछा किया। जब 2014 में 92 साल की उम्र में उसकी मौत हुई तो पूरी दुनिया के होश उड़ गए। उस मामूली सफाई कर्मी के पास $8 बिलियन यानी लगभग 60 से 65 करोड़ रुपए की नेट वर्थ थी। उसने $2 मिलियन अपने सौतेले बच्चों के लिए छोड़े और $6 मिलियन अपने शहर के लोकल अस्पतालों और लाइब्रेरी को दान कर दिए। उसने कोई लॉटरी नहीं जीती थी, ना ही उसे कोई वसीयत मिली थी। उसने सिर्फ एक काम किया था। जो थोड़ा बहुत पैसा वो बचाता, उसे ब्लू चिप कंपनी के शेयर्स में डालकर भूल जाता था और दशकों तक कंपाउंडिंग को अपना काम करने देता था। और दूसरी तरफ कहानी है रिचर्ड फुस्को की। रिचर्ड फुस्को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ मेरिल लिंच जैसी विशाल वित्तीय कंपनी का एग्जीक्यूटिव था। वो इतना अमीर था कि उसने अपने लिए 18,000 स्क्वायर फीट का एक महल जैसा घर बनवाया, जिसमें 2 स्विमिंग पूल, कई गैरेज और दर्जनों नौकर थे। वो बहुत बुद्धिमान था, लेकिन पैसों के मामले में उसका व्यवहार बेहद खराब था। उसने बहुत ज़्यादा कर्ज लिया और 2008 की मंदी में वो पूरी तरह तबाह हो गया। उसका घर नीलाम हो गया, उसकी गाड़ियां छिन गई, उसने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। सोचिए, एक तरफ एक सफाई कर्मी जो चुपचाप अमीर बनता गया और दूसरी तरफ एक हार्वर्ड का दिग्गज जो दिवालिया हो गया। ऐसा दुनिया के किसी और क्षेत्र में नहीं हो सकता। आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई मामूली आदमी बिना किसी पढ़ाई के दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर से बेहतर हार्ट सर्जरी कर दे। लेकिन पैसों की दुनिया में ये संभव है, क्योंकि यहाँ ज्ञान से ज़्यादा साइकोलॉजी काम करती है। आइए इसमें हम मॉर्गन होसेल के उन शुरुआती और सबसे क्रांतिकारी नियमों को समझते हैं। लेखक का सबसे पहला और बुनियादी नियम है नो वन इज क्रेजी, यानी पैसों के मामले में कोई भी इंसान बेवकूफ़ या पागल नहीं है। हम जब दूसरों को पैसे से जुड़े अजीब फैसले लेते देखते हैं, जब कोई अपनी पूरी जमा पूंजी शेयर बाजार में डुबा देता है, कोई लॉटरी के टिकट खरीदने में पैसे बर्बाद करता है, तो हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि ये इंसान पागल है। लेकिन मॉर्गन होसेल कहते हैं कि हम सभी अपनी अपनी जगह सही हैं, क्योंकि हर इंसान का जन्म अलग दौर में हुआ है। उसने अलग तरह की मंदी, अलग तरह की महंगाई और अलग पारिवारिक परिस्थितियां देखी हैं। उदाहरण के लिए, जो इंसान 1970 और 80 के दशक में पैदा हुआ, जब शेयर बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा था, उसका सोचना बाजार को लेकर बहुत सकारात्मक होगा। लेकिन जो इंसान 1930 की ग्रेट डिप्रेशन के दौर में पैदा हुआ, जहां लोगों के पास खाने के लाले पड़ गए थे, वो इंसान अपनी पूरी जिंदगी कभी शेयर बाजार में पैसा लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। वो अपना पैसा जमीन या फिक्स डिपॉजिट में ही रखेगा।
क्या इन दोनों में से कोई पागल है? नहीं, दोनों अपने अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर फैसले ले रहे हैं। लेखक एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा देते हैं। अमेरिका में सबसे ज्यादा लॉटरी के टिकट कौन खरीदता है? वो लोग जो सबसे गरीब हैं, जो हर साल औसतन $400 लगभग 30 से 35 हजार रुपए सिर्फ लॉटरी में उड़ा देते हैं। एक अमीर या मध्यम वर्गीय इंसान के लिए ये बेवकूफ़ी लग सकती है कि जब जीतने का चांस लाखों में एक है तो ये गरीब लोग अपना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उस गरीब इंसान के जूते में पैर रख कर सोचें तो उसकी सोच अलग होती है। वो सोचता है कि मेरी मामूली तनख्वाह से मैं कभी बड़ा घर या गाड़ी नहीं खरीद पाऊंगा, मेरे पास अमीर बनने की कोई उम्मीद नहीं है। ये $400 का टिकट मुझे कम से कम कुछ दिनों के लिए एक सपना देने की आज़ादी तो देता है। यानी जो फैसला कागज़ पर या गणित के हिसाब से बेवकूफ़ी भरा लगता है वो उस इंसान की मानसिक स्थिति के हिसाब से बिल्कुल सही होता है। इसलिए किसी के फाइनेंशियल फैसलों पर हंसने से पहले ये समझिए कि उसका अतीत कैसा रहा है। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े नियम पर, लक एंड रिस्क। लेखक कहते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी सफलताएं या असफलताएं मिलती हैं उनमें हमारी मेहनत के अलावा दो अदृश्य ताकतों का बहुत बड़ा हाथ होता है। एक है भाग्य और दूसरा है जोखिम। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस बात को समझने के लिए लेखक बिल गेट्स का एक ऐसा उदाहरण देते हैं जो शायद ही आपने कभी सुना होगा। 1968 में जब बिल गेट्स हाई स्कूल में पढ़ते थे तो पूरी दुनिया में जितने भी हाई स्कूल थे उनमें से केवल एक स्कूल ऐसा था जिसके पास कंप्यूटर था, और वो था अमेरिका का लेक साइड हाई स्कूल। उस समय दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ हाई स्कूल जाने वाले बच्चे थे। उनमें से केवल 300 बच्चे लेक साइड स्कूल में पढ़ते थे। यानी बिल गेट्स उन 30 करोड़ बच्चों में से उन 300 खुशकिस्मत बच्चों में शामिल थे जिनके पास कंप्यूटर तक पहुंच थी। ये एक में से 10 लाख का भाग्य था। बिल गेट्स खुद स्वीकार करते हैं कि अगर लेक साइड स्कूल ना होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट ना होता। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उसी लेक साइड स्कूल में बिल गेट्स के साथ उनका एक सबसे अच्छा दोस्त था, केंट एवंस। केंट एवंस भी बिल गेट्स की तरह ही कंप्यूटर का जीनियस था। बिल गेट्स और पॉल एलन का प्लान था कि केंट एवंस के साथ मिलकर कंपनी शुरू करेंगे, लेकिन हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म होने से ठीक पहले केंट एवंस की एक दुर्घटना में मौत हो गई। वो पहाड़ से गिरकर मर गया। अमेरिका में उस हाई स्कूल के बच्चे की पहाड़ से गिरकर मौत होने की संभावना 10 लाख में से एक थी। सोचिए, एक ही स्कूल के दो दोस्त, एक दोस्त को 10 लाख में से एक ऐसा भाग्य मिला कि वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया, और दूसरे दोस्त को 10 लाख में से एक ऐसा जोखिम मिला कि उसकी जान चली गई। लेखक कहते हैं कि जब कोई इंसान बहुत सफल होता है तो हम उनके केवल हुनर और मेहनत की तारीफ करते हैं, हम उसके भाग्य के रोल को भूल जाते हैं। और जब कोई इंसान असफल होता है तो हम उसे आलसी या बेवकूफ़ मान लेते हैं, हम उस जोखिम के रोल को भूल जाते हैं। इसलिए ना तो किसी की सफलता से इतने प्रभावित हो जाइए कि उसकी हर बातों को सही मानने लगे, और ना ही अपनी नाकामी पर खुद को इतना कोसिए कि आप पूरी तरह टूट जाए। किताब का तीसरा नियम जीवन का सबसे बड़ा सबक है, नेवर एनफ। यानी ये जानना कि पर्याप्त क्या है और लालच की रेखा कहाँ खींचनी है। यहाँ लेखक दो बेहद शक्तिशाली इंसानों की कहानी सुनाते हैं, रजत गुप्ता और बर्नी मैडॉफ। रजत गुप्ता भारत के एक झुग्गी झोपड़ी वाले पृष्ठभूमि से उठकर दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म मैकिन्से के सीईओ बने। 2000 के दशक में उनकी नेट वर्थ लगभग $100 मिलियन यानी 800 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी। उनके पास इतना पैसा था कि वे और उनकी आने वाली कई पीढ़ियां बिना कुछ किए राजाओं की तरह जी सकती थी। लेकिन उनके भीतर पर्याप्त की भावना नहीं थी। वे अरबपतियों के क्लब में शामिल होना चाहते थे। इस लालच के चक्कर में उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग का अपराध किया। उन्होंने बोर्ड मीटिंग की गुप्त जानकारियां हेज फंड मैनेजर राजरत्नम को लीक कर दी। नतीजा, वे पकड़े गए, उन्हें जेल हुई। उनकी इज्जत, उनका करियर, उनका सब कुछ एक झटके में तबाह हो गया। लेखक पूछते हैं, जिसके पास पहले ही से $100 मिलियन थे, उसने उस चीज को हासिल करने के लिए सब कुछ दांव पर क्यों लगा दिया जिसकी उसे जरूरत ही नहीं थी? उत्तर है सोशल कंपैरिजन, यानी दूसरों से तुलना करना। जब आप अपने से आगे आने वाले इंसान को देखने लगते हैं तो गोल पोस्ट लगातार आगे खिसक जाता है। अगर आपके पास 1 लाख है तो आप 10 लाख वाले को देखते हैं,
10 लाख आ जाए तो 1 करोड़ वाले को देखते हैं, 1 करोड़ आ जाए तो 100 करोड़ वाले को देखते हैं। तुलना की ये रेस कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि इसका कोई अंत ही नहीं है। लेखक कहते हैं कि कैसीनो में जीतने का केवल एक ही तरीका है, समय रहते टेबल से उठ जाना। अगर आप खेलते रहेंगे तो कैसीनो आपका सब कुछ छीन लेगा। ठीक वैसे ही पैसों की दुनिया में अगर आपको ये नहीं पता कि आपके लिए पर्याप्त कितना है, तो एक दिन आपका लालच आपसे सबसे कीमती चीजें, आपकी इज्जत, आपका परिवार और आपकी स्वतंत्रता छीन लेगा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण नियम पर, कॉन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का वो जादू जो इंसानी दिमाग को आसानी से समझ नहीं आता। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, लेकिन हमारा दिमाग लीनियर सोचता है, एक्सपोनेंशियल नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 में 2 जोड़ो, फिर 2 जोड़ो, फिर 2 जोड़ो, तो आप बहुत आसानी से 50 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि 2 को 2 से गुना करो, फिर जो आए उसे 2 से गुना करो, फिर उसे 2 से गुना करो, तो 30 बार गुना करने पर वो संख्या 1 अरब से भी ऊपर निकल जाएगी। इंसानी दिमाग इसी तरह की तेजी को भांप नहीं पाता। लेखक वॉरेन बफेट का उदाहरण देते हैं। आज पूरी दुनिया वॉरेन बफेट को अब तक का सबसे महान निवेशक मानती है। उनकी नेटवर्थ लगभग $100 बिलियन से ज़्यादा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी सफलता का असली राज क्या है? क्या वो उनका बेहतरीन स्टॉक पिकिंग है? क्या वो उनकी बुद्धिमत्ता है? लेखक कहते हैं नहीं, उनकी सफलता का असली राज है समय। वॉरेन बफेट ने 10-11 साल की उम्र से निवेश करना शुरू कर दिया था। जब वे 30 साल के हुए तब उनके पास केवल $1 मिलियन थे। उनकी 99% संपत्ति उनके 50वें जन्मदिन के बाद बनी है और $84 बिलियन से ज़्यादा की संपत्ति उनके 65वें जन्मदिन के बाद बनी है। अगर वॉरेन बफेट 30 साल की उम्र में अपनी नौकरी छोड़ देते और गोल्फ खेलने लगते, या वो 30 साल की उम्र में निवेश करना शुरू करते और 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते, तो आज कोई वॉरेन बफेट का नाम भी नहीं जानता होता। उनकी सफलता का राज ये नहीं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा रिटर्न कमाया। उनकी सफलता का राज ये है कि वे 75 सालों तक लगातार निवेशित रहे। कंपाउंडिंग कोई चमत्कार नहीं है, ये एक ऐसा पौधा है जिसे फल देने में दशकों का समय लगता है। समस्या ये है कि हम सब जल्दी और अमीर बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आज पैसा लगाए और अगले महीने वो 2 गुना हो जाए। लेकिन जैसे कोई माँ 9 महीने से पहले बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, वैसे ही कंपाउंडिंग भी बिना समय से अपनी ताकत नहीं दिखा सकती। अमीर बनना एक बात है, लेकिन उस अमीरी को संभाल कर रखना एक बिल्कुल अलग कला है। शेयर बाजार के इतिहास में ऐसे सैकड़ों नाम दर्ज हैं जिन्होंने अपने हुनर और थोड़े से भाग के दम पर रातों रात करोड़ों बनाए, लेकिन कुछ ही सालों में वे वापस वहीं पहुंच गए जहां उन्होंने शुरुआत की थी। अमीर बनने के लिए आपको जोखिम लेना पड़ता है, आशावादी होना पड़ता है और खुद को भीड़ से अलग साबित करना पड़ता है। लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको इसके ठीक उलट करना पड़ता है। अमीर बने रहने के लिए आपको थोड़ा डरा हुआ होना पड़ता है, विनम्र रहना पड़ता है और ये स्वीकार करना पड़ता है कि आपने जो कुछ भी कमाया है वो एक झटके में छिन भी सकता है। मॉर्गन होसेल कहते हैं कि वित्तीय सफलता का केवल एक शब्द में बयां किया जा सकता है, सर्वाइवल, यानी टिके रहना। यहाँ लेखक 1920 के दशक के 2 मशहूर ट्रेडर्स की कहानी सुनाते हैं, जेसी लिवरमोर और अब्राहम जर्मनस्की। जेसी लिवरमोर अपने ज़माने के सबसे बड़े स्टॉक ट्रेडर थे। 1929 की महामंदी से ठीक पहले, जब पूरा अमेरिका शेयर बाजार में पैसा लगा रहा था, जैसे लिवरमोर ने बाजार के गिरने पर सट्टा लगाया था। अक्टूबर 1929 में जब बाजार पूरी तरह तबाह हो गया और बड़े बड़े निवेशक खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर रहे थे, तब जेसी लिवरमोर एक दिन में $10 करोड़, जो आज के हिसाब से अरबों डॉलर होते हैं, कमाकर अपने घर लौटे। वे उस दुनिया के सबसे अमीर इंसान में से एक बन चुके थे। लेकिन उसी मंदी के दिन अब्राहम जर्मनस्की नाम का एक दूसरा बड़ा रियल एस्टेट व्यापारी अपना सब कुछ गंवाकर गायब हो गया। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे लिवरमोर ने सोचा कि वे कभी गलत हो ही नहीं सकते, उनका घमंड इतना बढ़ गया कि उन्होंने और बड़े जोखिम लेना शुरू कर दिए। वे लगातार कर्ज लेकर बाजार में दांव लगाते रहे। नतीजा, 1929 में दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने के ठीक 4 साल बाद 1933 में जेसी लिवरमोर पूरी तरह दिवालिया हो गया। उनके पास इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि वे अपने घर का खर्च चला सके। निराश होकर उन्होंने एक होटल के वॉशरूम में खुद को गोली मार ली। 2 इंसान,
एक जिसने 1929 में सब कुछ खो दिया और दूसरा जिसने 1929 में सब कुछ जीता, लेकिन अंत में दोनों की नियति एक ही रही, क्योंकि दोनों को ये नहीं पता था कि सर्वाइवल माइंडसेट क्या होता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप अमीर बने रहना चाहते हैं तो आपको अपने भीतर 3 चीजें रखनी होगी। वित्तीय रूप से अटूट बनना, इतना पैसा और बैकअप रखें कि बाजार में चाहे जितनी बड़ी मंदी आए आपको मजबूरी में अपनी संपत्ति ना बेचनी पड़े। योजना का योजनाओं के मुताबिक ना होना, हमेशा ये मानकर चले कि आपकी हर कैलकुलेशन गलत हो सकती है। एक सतर्क आशावाद, भविष्य को लेकर आशावादी रहे, लेकिन कम अवधि की अनिश्चितताओं को लेकर हमेशा सतर्क और डरे रहे। अब आते हैं इस किताब की एक बहुत ही सुखद नियम पर, जो हमारे मन से असफलता का खौफ पूरी तरह निकाल देता है। टेल्स यू विन। क्या आप जानते हैं कि वेंचर कैपिटल यानी कि स्टार्टअप में पैसा लगाने वाली कंपनियां कैसे काम करती हैं? जब एक वेंचर कैपिटलिस्ट 100 नए स्टार्टअप में पैसा लगाता है तो उनमें से 80 से 90 स्टार्टअप्स पूरी तरह डूब जाते हैं। उनमें लगाया गया पैसा जीरो हो जाता है। 5 से 10 स्टार्टअप्स बस किसी तरह अपना खर्च निकाल पाते हैं, लेकिन उन 100 में से केवल 1 या 2 स्टार्टअप्स जैसे ऊबर, गूगल या अमेजॉन ऐसे निकलते हैं जो 10,000 गुना रिटर्न दे देते हैं। वो 1% सफलता बाकी के 99% नुकसान को तो भरती ही है, उस कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी फर्म भी बना देती है। फाइनेंस की भाषा में इसे कहते हैं टेल इवेंट्स, यानी बहुत ही दुर्लभ घटनाएं जो पूरा खेल बदल देती हैं। लेखक वॉल्ट डिज्नी का उदाहरण देते हैं। 1930 के दशक में वॉल्ट डिज्नी ने सैकड़ों कार्टून और शॉर्ट फिल्में बनाई। वे बार बार कर्ज में डूबते थे, उनके स्टूडियो बंद होने की कगार पर पहुंच जाते थे। उन्होंने 400 से ज़्यादा शॉर्ट एनिमेशन बनाए, लेकिन वे कोई बड़ा मुनाफा नहीं कमा पाए। फिर 1937 में एक टेल इवेंट हुआ। उन्होंने अपनी पहली फीचर फिल्म बनाई जिसका नाम था स्नो वाइट एंड द 7 डॉर्फ। उस अकेली फिल्म ने उस जमाने में $8 बिलियन कमाए। उस अकेली फिल्म की सफलता ने डिज्नी के पुराने सारे कर्ज चुका दिए, उनके कर्मचारियों को बोनस दिया, एक नया आधुनिक स्टूडियो बनवाया, और आज जो डिज्नी का साम्राज्य खड़ा है वो उसी एक फिल्म की देन है। बाकी के 400 कार्टून सिर्फ तैयारी थे। वॉरेन बफेट ने एक बार अपनी शेयर धारकों की सभा में कहा था, मैंने अपनी जिंदगी में लगभग 400 से 500 स्टॉक्स में पैसा लगाया है, लेकिन मेरी ज़्यादातर कमाई 10 से 12 स्टॉक्स जैसे कोका कोला, एप्पल से आई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको पैसे की दुनिया में बार बार सही होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 50% या उससे भी कम बार सही साबित होते हैं तब भी आप अपार धन कमा सकते हैं। शर्त यह है कि जब आप गलत हो तो आपका नुकसान छोटा हो, और जब आप सही हो तो आपका फायदा बहुत बड़ा हो। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े डिविडेंड की जो पैसा हमें देता है, फ्रीडम। मॉर्गन होसल कहते हैं कि पैसों का सबसे बड़ा और सच्चा इस्तेमाल ये नहीं है कि आप उसे मर्सरीज खरीदें या बड़ा बंगला बनवाएं। पैसों का सबसे बड़ा इस्तेमाल ये है कि वो आपको आपके समय पर नियंत्रण देता है। साइकोलॉजी के शोध बताते हैं कि इंसानी दिमाग को सबसे ज़्यादा खुशी इस बात से नहीं मिलती कि उसके पास कितनी संपत्ति है, बल्कि इस बात से मिलती है कि वो अपनी मर्जी का मालिक है। जब आप सुबह सोकर उठते हैं और खुद से कहते हैं, आज मैं जो चाहूँ, जहाँ चाहूँ, जिसके साथ चाहूँ, जब तक चाहूँ कर सकता हूँ, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा लाभांश है। यदि आपके पास 6 महीने या 1 साल का इमरजेंसी फंड है तो आपको अपने शोषक बॉस की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। आप नौकरी छोड़ सकते हैं, एक नई स्किल सीख सकते हैं या अपने बच्चों के साथ वक्त बिता सकते हैं। ये आज़ादी वो मर्सरीज या रोलेक्स घड़ी कभी नहीं दे सकती। और इसी के साथ जुड़ा है नियम नंबर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स, कार का विरोधाभास। जब आप सड़क पर किसी को 1 करोड़ की स्पोर्ट्स कार में जाते देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं? क्या आप ये सोचते हैं कि वाह, वो कार चलाने वाला इंसान कितना बुद्धिमान और महान है? नहीं, आप कभी उस इंसान के बारे में नहीं सोचते। आप सोचते हैं, काश मेरे पास ये कार होती तो लोग मुझे कितनी इज्जत से देखते। यही कार का विरोधाभास है। आप सोचते हैं कि महंगी गाड़ियां, महंगे कपड़े या बड़े घर खरीदने से लोग आपकी इज्जत करेंगे और आपसे प्रभावित होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि लोग उन चीज़ों से तो प्रभावित होते हैं
लेकिन वो आपको पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते हैं। वे केवल खुद को उस चीज़ में इमेजिन कर रहे होते हैं। यदि आपका मकसद दूसरों से इज्जत पाना है तो महंगी चीज़ें खरीदने से वो इज्जत कभी नहीं मिलेगी। इज्जत मिलती है आपकी विनम्रता, आपकी दयालुता और आपके चरित्र से। लेखक अमीरी और धन के बीच का अंतर समझाते हुए एक बहुत बड़ा सच हमारे सामने रखते हैं। वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। अमीरी वो है जो दिखती नहीं है। हमारी भाषा में रिच और वेल्दी को एक ही मान लेते हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। रिच, दिखावे की अमीरी, ये आपकी मौजूदा आय से तय होता है। अगर कोई इंसान 5 लाख महीने कमाता है और 5 लाख की महंगी कार की किस्तें भरता है तो वो रिच दिखता है, लेकिन उसकी वो अमीरी उसकी कार, उसके कपड़े और उसकी घड़ियों में छिप जाती है। वेल्थ, सच्चा धन। धन वो फाइनेंशियल स्टेटस है जिन्हें अभी तक खर्च नहीं किया गया। धन वो कार है जो आपने नहीं खरीदी। धन वो घड़ी है जो आपने नहीं पहनी। धन वो शेयर, वो जमीन और वो बैंक बैलेंस है जो आपको सुरक्षा और आज़ादी देता है। मॉर्गन हॉसेल कहते हैं कि जब हम किसी को 1 करोड़ की कार चलाते देखते हैं तो हमें उस इंसान के बारे में केवल एक ही डेटा मालूम होता है, वो ये कि उस इंसान के बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए कम हो चुके हैं या वो 1 करोड़ के कर्ज में है। इसके अलावा हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। हम अमीर दिखने वाले लोगों को देखकर उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि सच्चा धन तो अदृश्य होता है। सच्चा धन वो विकल्प है जो आपको कभी मजबूर नहीं होने देता। हमने जाना कि अमीर बनने से ज़्यादा मुश्किल है अमीर बने रहना। हमने समझा कि कैसे 99% असफलता के बावजूद 1% टेल इवेंट्स आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। हमने पैसों का असली मकसद समझा, अपने समय पर अपना अधिकार पाना। और हमने देखा कि सच्चा धन वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाता है, बल्कि वो है जो बचा कर रखा जाता है। अमीरी का असली मापदंड ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि ये है कि आप उस कमाए हुए पैसे में से कितना बचा पाते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि बचत करने के लिए किसी बड़े मकसद जैसे घर खरीदना, कार लेना या बच्चों की पढ़ाई का होना जरूरी है। लेकिन हकीकत ये है कि बचत बिना किसी खास वजह के भी की जानी चाहिए। मॉर्गन हॉसेल कहते हैं कि आपकी राय से आपकी बचत का उतना गहरा संबंध नहीं जितना कि आपकी विनम्रता से है। आपकी आय में से आपकी बुनियादी ज़रूरतों को घटाने के बाद जो बचता है वो आपके अहंकार का पैमाना है। अगर आपकी आमदनी बढ़ती है और आप अपनी जीवन शैली पर तुरंत खर्च बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब है कि आपका अहंकार बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप आमदनी बढ़ने के बाद भी अपनी ज़रूरतों को सीमित रखते हैं तो आपकी बचत अपने आप बढ़ने लगती है। बचत केवल पैसों का संचय नहीं है, ये भविष्य की अनिश्चितताओं के खिलाफ अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी है। जब आप किसी खास वजह के पैसे बचाते हैं तो वो पैसा आपके भविष्य में मिलने वाले उन अवसरों को लपकने की ताकत देता है जो बिना बचत के आपके हाथ से निकल जाते हैं। वो आपको नौकरी बदलने, नया बिजनेस शुरू करने या बाजार में आई किसी बड़ी मंदी के वक्त कौड़ियों के भाव बिकने वाले अच्छे शेयर्स खरीदने की आज़ादी देता है। पैसा केवल चीज खरीदने का जरिया नहीं, पैसा आपको जीवन में ऑप्शन और लचीलापन देता है। अब आते हैं इस किताब के 2 सबसे व्यवहारिक नियमों पर, रीजनेबल वर्सेस रेशनल और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। रीजनेबल वर्सेस रेशनल। कागज पर यह एक्सेल सीट पर जो फैसला गणितीय रूप से 100% सही लगता है, जरूरी नहीं कि वो आपकी असल जिंदगी में वही काम करे। उदाहरण के लिए गणितीय रूप में होम लोन के पैसे को चुकाने के बजाय उसे शेयर बाजार में निवेश करना ज़्यादा समझदारी भरा लग सकता है, क्योंकि बाजार का रिटर्न लोन के ब्याज से ज़्यादा होता है। लेकिन अगर अपने घर का लोन पूरी तरह चुका देने से आपको रात को बिना किसी चिंता के सुकून की नींद आती है तो वो अब फैसला रीजनेबल है। फाइनेंस में आपका मकसद केवल अधिकतम रिटर्न कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका मकसद एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना होना चाहिए जो आपको रात को आराम से सोने दे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इतिहास का सबसे बड़ा सबक यह है कि चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी हम योजना बनाते हैं। इंजीनियर जब किसी पुल का निर्माण करते हैं तो वे जानते हैं कि अगर उस पर केवल 10 टन की गाड़ी गुजरने वाली है तो भी वे उस पुल को 50 टन का वजन सहने लायक बनाते हैं। इसे ही कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी।
पैसों की दुनिया में भी आपको हमेशा ये मानकर चलना होगा कि आपकी हर योजना फ्लॉप हो सकती है। आपकी नौकरी छूट सकती है, मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है या बाजार 5 साल के लिए ठप पड़ सकता है। यदि आपकी वित्तीय योजना केवल तभी काम करती है जब सब कुछ सही चले, तो आपकी योजना मूल रूप से टूटी हुई है। हमेशा अपने पास इतना मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखें कि कोई एक गलत फैसला आपकी पूरी जिंदगी तबाह ना कर सके। अब बात करते हैं इंसानी स्वभाव की 2 सबसे बड़ी सच्चाइयों की। आप बदल जाएंगे, यू विल चेंज। साइकोलॉजी में इसे एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन कहा जाता है। हमें लगता है कि आज हम जो सोच रहे हैं 20 साल बाद भी हमारी सोच वही रहेगी। लेकिन 25 साल की उम्र में आपकी जो प्राथमिकताएं थी, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना, बड़ी गाड़ियाँ, देर रात तक पार्टी, 54 साल की उम्र में वो पूरी तरह बदल जाती है। तब आपको शांति, सेहत और परिवार के साथ वक्त बिताना ज़्यादा पसंद आता है। इसलिए आपकी वित्तीय योजना में कभी भी किसी एक रास्ते पर बहुत कठोर मत बनिए। संक कॉस्ट फैलेसी से बचिए। अगर आपने अतीत में कोई गलत निवेश किया है या कोई गलत करियर चुना है, तो केवल इसलिए उसमें मत फंसे रहिए कि आपने उसमें बहुत समय या पैसा लगाया है। बदलाव को स्वीकार कीजिए। कुछ भी मुफ्त नहीं है, नथिंग इज फ्री। जीवन में हर चीज की एक कीमत होती है, लेकिन कई बार वो कीमत पैसों के रूप में नहीं होती। शेयर बाजार में मिलने वाला हाई रिटर्न मुफ्त नहीं मिलता। उसकी कीमत है सहनशीलता, अनिश्चितता, डर और गिरावट के समय होने वाली मानसिक एंजाइटी। जब बाजार 30% गिरता है तो आपका पोर्टफोलियो का रंग लाल हो जाता है। तो उस समय जो डर आप महसूस करते हैं वो उस रिटर्न की असली फी है। जो लोग इस मानसिक तनाव को फीस के रूप में चुकाने को तैयार रहते हैं, बाजार अंत में उन्हीं को बड़ा रिटर्न देता है। लेकिन जो लोग इसे जुर्माना समझते हैं, वे डर कर अपना पैसा निकाल लेते हैं और भारी नुकसान उठाते हैं। किताब के अंत में लेखक अपनी व्यक्तिगत वित्तीय जिंदगी का राज खोलते हैं। वे बताते हैं कि इतने सारे नियम जानने के बाद वे खुद अपने पैसों को कैसे मैनेज करते हैं। वे पूरी तरह कर्ज मुक्त हैं। उन्होंने अपने घर का लोन पूरी तरह चुका दिया है। भले ही कागज पर यह फैसला गणितीय रूप से अच्छा ना हो, लेकिन इससे उन्हें मानसिक शांति मिलती है। वे एक भारी कैश बैलेंस रखते हैं। उनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा हमेशा बैंक फिक्स डिपॉजिट या लिक्विड फंड्स में पड़ा रहता है, ताकि किसी भी मंदी या इमरजेंसी में उन्हें अपने स्टॉक्स ना बेचना पड़े। वे इंडेक्स फंड में साधारण एसआईपी करते हैं। वे रोजाना स्टॉक्स को ट्रैक नहीं करते। वे केवल इंडेक्स फंड्स में अपना पैसा डालते हैं और कंपाउंडिंग को दशकों तक अपना काम करने देते हैं। दोस्तों, मॉर्गन हसल की यह किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि सच्चा धन बैंक अकाउंट का नंबर नहीं, सच्चा धन आपके दिमाग का सुकून है। अमीर बनना कठिन हो सकता है, लेकिन शांत रहना और अपनी जरूरतों को समझकर एक संतुष्ट जीवन जीना उससे कहीं ज्यादा बड़ी कला है। पैसा एक बहुत अच्छा गुलाम है, लेकिन एक बहुत ही खतरनाक मालिक है। इसे अपना मालिक मत बनने दीजिए। आपको पैसे की इस साइकोलॉजी का विश्लेषण कैसा लगा? क्या इन नियमों ने पैसों को लेकर आपकी सोच में कोई बदलाव लाया? कमेंट बॉक्स में अपने विचार मुझसे जरूर साझा कीजिएगा। साहित्य, जीवन दर्शन और वित्तीय ज्ञान के इस महान कृतियों को आप तक पहुंचाना मेरे लिए हमेशा एक अनमोल अनुभव रहा है। अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी अपनी वित्तीय यात्रा को बेहतर बना सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्द ही मिलेंगे किसी नई किताब, किसी नए विचार या किसी महान कहानी के साथ इसी मंच पर। तब तक के लिए शांत रहिए, थोड़ी बचत कीजिए, अपने समय की आज़ादी का आनंद लीजिए और खुश रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।